हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 12 फरवरी 2022 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप कह रहे होंगे 14 फरवरी को 12 फरवरी की करंट अफेयर्स क्यों। मैंने पीआईबी की वीडियो में बताया था आपको कि मंगलवार तक मुझे प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, इसीलिए ये वीडियोस थोड़ा सा डिस्टर्ब हुई हैं। लेकिन मंगलवार यानी बुधवार से अपने आप रूटीन पे आ जाएंगी। कुछ वीडियोस मैं मंगलवार को अपलोड करूँगा शाम को, क्योंकि सोमवार को तो अब एक भी वीडियो अपलोड नहीं होगी। आज हो रही है एक वीडियो, उसके बाद सोमवार को बहुत ज़्यादा काम है, इसलिए आज कोई भी वीडियो दोबारा अपलोड नहीं होगी। कल वीडियोस अपलोड होंगी आपकी, और मैं कोशिश करूँगा कि कल ही सारी पेंडिंग अपलोड हो जाएं और परसों शाम तक रूटीन में आ जाएंगे हम लोग। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस ये किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? तो विज्ञान में महिलाएं और बालिकाएं, ये वाला दिवस जो है आपका 11 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। यहाँ देख लीजिए आप, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस ये ऑब्जर्व किया जाता है आपका 11 फरवरी को। इस बार 2022 में 7वां इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस मनाया गया है। थीम क्या है इसका? थीम है इक्विटी, डाइवर्सिटी, इंक्लूजन, वाटर यूनाइट अस। तो इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, इसका थीम क्या है? इक्विटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, वाटर यूनाइट अस। पहली बार 2016 में ये डे मनाया गया है। तब से लेकर आज तक हर वर्ष 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस मनाया जाता है। ये देख लीजिए आप, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस ये 11 फरवरी को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18वें 18th लेट माधवराव लिमाई अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो 18वें माधवराव लिमाई अवार्ड से सम्मानित किया गया है नितिन गडकरी जी को। ये हैं हमारे मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी जी। इनको 18वें माधवराव लिमाई अवार्ड से सम्मानित किया गया है। माधवराव लिमाई अवार्ड दो कैटेगरीज में दिया जाता है। कार्यक्रम खासदार, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए दिया जाता है, और एक होता है कार्यक्रम आमदार, वो दिया जाता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा के लिए। तो कार्यक्रम खासदार दिया गया है किसको? नितिन गडकरी जी को। देखिए, नासिक में पब्लिक लाइब्रेरी है, सार्वजनिक वाचनालय, इसके द्वारा कार्यक्रम खासदार, कार्यक्रम आमदार अवार्ड दिए जाते हैं। कार्यक्रम आमदार अवार्ड महाराष्ट्र की जो विधानसभा है उसके किसी मेंबर को मिला है। तो याद रखिएगा, नासिक वाचनालय द्वारा 18वें माधवराव लिमाई अवार्ड से नितिन गडकरी को सम्मानित किया गया है। कैटेगरी ऑफ कार्यक्रम खासदार। 50,000 कैश दिया जाएगा, बाकी मेमो दिया जाएगा, वो बात अलग है। 2021 में किस देश की सेंट्रल बैंक द्वारा सबसे ज़्यादा गोल्ड परचेज किया गया है? तो 2021 में सबसे ज़्यादा गोल्ड परचेज किया है थाईलैंड की सेंट्रल बैंक ने। देखिए, थाईलैंड की सेंट्रल बैंक द्वारा 2021 में सबसे ज़्यादा गोल्ड परचेज किया गया है 90 मीट्रिक टन। जो आरबीआई है वो सेकंड नंबर पे आता है, 77.5 मीट्रिक टन गोल्ड परचेज किया है दिसंबर 2021 तक। तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा थाईलैंड की केंद्रीय बैंक ने, फिर सेकंड नंबर पे है आरबीआई। तो आरबीआई सेकंड लार्जेस्ट बायर है येलो मेटल का 2021 में इन ऑल सेंट्रल बैंक्स। देखिए, गोल्ड हब, हाल ही में मैंने बताया कि इंडिया का जो गोल्ड रिजर्व है, इस मामले में इंडिया 9th लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व होल्डर है। गोल्ड हब क्या है? देखिए, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि इस मेटल के विषय में जानकारी देता है। तो आरबीआई सेकंड लार्जेस्ट बायर है 2021 में गोल्ड मेटल का। दिसंबर 2021 तक आरबीआई का जो गोल्ड रिजर्व था वो 754.1 टन था। कितना? 754.1 टन, जो कि इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व का 6.22% है। इतना याद रखिएगा। तो थाईलैंड के बाद आरबीआई हमारा सेकेंड लार्जेस्ट गोल्ड बायर है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1987 में। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में। बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100वीं टेक्सटाइल ट्रेन किस रेलवे जोन द्वारा संचालित की गई है? तो 100वीं टेक्सटाइल ट्रेन को वेस्टर्न रेलवे जोन ने संचालित किया है। मुंबई सेंट्रल डिवीजन, जो कि वेस्टर्न रेलवे जोन में आता है, उसने 100वीं टेक्सटाइल ट्रेन को चालू किया है। कहाँ से? सूरत से स्टार्ट किया है और ये खड़गपुर डिवीजन तक जाएगी। खड़गपुर कहाँ? वेस्ट बंगाल के आसपास। तो ये 100वीं, ये देखिए यहाँ पे कैसे खड़ी हुई है, आप सबको समझ में आ रहा है? ये बस ये स्टार्ट ही होने वाली है। ये 100 यानी 100वीं टेक्सटाइल ट्रेन है, वेस्टर्न रेलवे जोन द्वारा चालू की गई है, मुंबई सेंट्रल रेलवे जोन। इंडिया में पहली टेक्सटाइल पार्सल ट्रेन 2021 में हरी झंडी उसको दिखाई गई है।
और ये जो 100वीं है इसको गुजरात से बिहार के लिए लॉन्च किया गया है वेस्टर्न रेलवे जोन द्वारा। इंडिया में इस समय 18 रेलवे जोन है, याद रखिएगा। कुछ समय पहले ही रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स द्वारा ऑपरेशन आहट चलाया गया है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इंडिया में पहली ट्रेन कब चली थी? 14 अप्रैल 1853। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे चली थी, मुंबई से थाने 34 किलोमीटर के लिए चली थी, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीआरबी के डाटा के हिसाब से 2020 में बेरोजगारी के कारण सबसे ज़्यादा मौतें कहाँ हुई हैं? तो एनसीआरबी के डाटा के हिसाब से 2020 में बेरोजगारी के कारण सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में। हाल ही में राज्यसभा में रिप्लाई दिया जा रहा था तो उन्होंने बताया कि 2020 जो कि पैंडेमिक का पहला ईयर था, उस दौरान सबसे ज़्यादा सुसाइड की गई। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा सुसाइड किस वर्ष की? 2020 में। इस दौरान लगभग 3548 लोगों ने सुसाइड की। नित्यानंद राय जी जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं होम मिनिस्ट्री के, उन्होंने बताया कोविड 19 के बाद 2020 में 3548 लोगों ने सुसाइड की। अनएम्प्लॉयमेंट के कारण सबसे ज़्यादा सुसाइड की गई है कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में। तो 3548 में से 720 मौतें कहाँ हुई? कर्नाटक में। अच्छा, अगर बात की जाए कर्जे की वजह से सबसे ज़्यादा सुसाइड कहाँ हुई हैं, तो वो महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा मौतें कर्जे की वजह से हुई, न कि सुसाइड की वजह से। तो सुसाइड की वजह से सबसे ज़्यादा मौतें कर्नाटक में, कर्जे की सबसे ज़्यादा मौतें महाराष्ट्र में। ये इंटरचेंज कर दीजिएगा तो फर्स्ट एंड सेकंड आपको मिल जाएंगे। ये एनसीआरबी है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। एनसीआरबी की स्थापना कब हुई थी? 1986 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। डायरेक्टर कौन है? रामफल पवार। बाकी यहाँ मोटो पढ़ लीजिए आप, इन्विजन, एक्सेल, इनेबल, एम्पावरिंग पुलिस विद इट। तो एनसीआरबी का डाटा जो है जारी किया जाता है वो याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसके नए चेयरमैन हैं एस किशोर। ये हैं आपके एस किशोर, ये एसएससी के नए चेयरमैन बने हैं। देखिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा एस किशोर को नया चेयरमैन बनाया गया है। एस किशोर ने किसको रिप्लेस किया है? ब्रजराज शर्मा को। किसको? ब्रजराज शर्मा। तो एस किशोर एसएससी के नए चेयरपर्सन बन गए हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट ने इनको अपॉइंट किया है। एसएससी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एसएससी के विषय में बात कर लेते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एसएससी की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। ना ही ये स्टैचुरी संस्था है, ना ही संवैधानिक। 1975 में एसएससी की स्थापना हुई। अब एस किशोर इसके चेयरपर्सन बन गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के तहत आता है एससी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड यूनानी डे ये किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? तो हर वर्ष 11 फरवरी को वर्ल्ड यूनानी डे मनाया जाता है। हकीम अजमल कसाब जिन्होंने यूनानी पद्धति की शुरुआत की थी, उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है 11 फरवरी को, इसीलिए हर वर्ष 11 फरवरी को वर्ल्ड यूनानी डे मनाया जाता है। पहली बार वर्ल्ड यूनानी डे कब मनाया गया? 2017 में। अच्छा, इसको मनाता कौन है? सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन जो कि हैदराबाद में है। तो याद रखिएगा, इंडिया में जो यूनानी सिस्टम है उसको अरब कंट्री के लोगों द्वारा 11वीं सेंचुरी में इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। तब से लेकर आज तक यूनानी पद्धति जो है अपने आप में बहुत फेमस है। हकीम अजमल कसाब, इनको एक तरह से इंडियन यूनानी फिजिशियन कहा जाता है। और जामिया मिलिया इस्लामिया जो विश्वविद्यालय है नई दिल्ली में, उसकी स्थापना इन्होंने भी की थी। क्या नाम है इनका? हकीम अजमल कसाब, जिनकी याद में वर्ल्ड यूनानी डे मनाया जाता है 11 फरवरी को, इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसरो 14 फरवरी को PSLV C52 लॉन्च करने जा रहा है, जिसका टोटल वेट कितना होगा? PSLV मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये 2000 तक का वेट होगा अगर, तो उससे नीचे के व्हीकल्स को ले जाता है। कहाँ पर? लोअर अर्थ ऑर्बिट में, ठीक है। तो इसरो द्वारा PSLV C52 लॉन्च किया जा रहा है, जिसका वेट है 1710 किलो। कितना? 1710 किलो। देखिए, फरवरी का पहला मिशन है 2022 का पहला मिशन है, जो कि 14 फरवरी यानी आज लॉन्च होने जा रहा है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसरो द्वारा लॉन्च किया जा रहा है PSLV C52। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। इसमें एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होगा EOS-04। PSLV C52 सी देखिए क्रायोजेनिक इंजन को रिप्रेजेंट करता है। PSLV C52 का वेट है
1470 किलोमीटर। इसके द्वारा जो है सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में यानी 529 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिशन को इस्टेब्लिश किया जाएगा। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04 ये रडार इमेजिंग सैटेलाइट है, याद रखिएगा, जो कि ऑल वेदर कंडीशन में बेहतर क्वालिटी की इमेजेस प्रोवाइड करेगा। तो PSLV C-52 1710 kg का है, इसरो लॉन्च करने जा रहा है। इसरो की बात कर लेते हैं तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई, फाउंडर ऑफ इंडियन स्पेस विक्रम साराभाई द्वारा। हेडक्वार्टर इसरो का कहाँ है? बेंगलुरु में। हाल ही में इसरो के 10वें डायरेक्टर कौन बने हैं? S सोमनाथ, जिन्होंने K सिवान को रिप्लेस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक अ ब्रेक कैंपेन किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया गया है इंस्टाग्राम द्वारा। किसके द्वारा? इंस्टाग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंस्टाग्राम ने टेक अ ब्रेक कैंपेन लॉन्च किया है, ठीक है, ताकि हम लोग इंस्टाग्राम पर थोड़ी देर के लिए गैप ले लें और अलग चीज़ों पर भी फोकस करें। तो टेक अ ब्रेक कैंपेन किसने लॉन्च किया है? इंस्टाग्राम ने लॉन्च किया है। बस हमारे लिए इतना ही इंपॉर्टेंट, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इंस्टाग्राम जो है किसकी कंपनी है? फेसबुक, जो कि अब मेटा के नाम से जाना जाता है। तो एक तरह से इंस्टाग्राम के ऑनर कौन है? मेटा। तो इंस्टाग्राम हाल ही में इन्होंने टेक अ ब्रेक कैंपेन लॉन्च किया है। इंस्टाग्राम कब लॉन्च हुआ था? अक्टूबर 2010 में। 2004 में फेसबुक और इंस्टाग्राम 2010 में। इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा फॉलोअर किसके हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो के? ये नहीं पता मुझे। खैर, बाली आइसलैंड में KVIC द्वारा किस वर्ष स्पिनिंग एक्टिविटी स्टार्ट की गई थी? बाली आइसलैंड, देखिए मैं इंडोनेशिया वाली की बात नहीं कर रहा हूँ, सुंदरबन की बात कर रहा हूँ। तो बाली आइसलैंड में 2018 में स्पिनिंग एक्टिविटी स्टार्ट की थी इसने, KVIC ने। देखिए KVIC की जो एम्प्लॉयमेंट ड्राइव है, इसने सुंदरबन के इस बाली आइसलैंड में एम्प्लॉयमेंट को वाकई में प्रमोट किया है। बाली आइसलैंड टोटली डिसकनेक्ट था इंडिया से आज़ादी के बाद, लेकिन KVIC द्वारा 2018 में यहाँ पर स्पिनिंग एक्टिविटी स्टार्ट की गई, जिसकी वजह से बाली आइसलैंड में कई सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला। तो हाल ही में बाली आइसलैंड चर्चा में है सुंदरबन एरिया में, जहाँ पर KVIC ने 2018 में स्पिनिंग एक्टिविटी यानी कताई बुनाई स्टार्ट की थी। KVIC की बात करते हैं। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, देखिए खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC एक्ट पास हुआ था 1956 में, लेकिन इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1957 को की गई थी। हेडक्वार्टर है मुंबई में, चेयरपर्सन है विनय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेबी एक्ट किस वर्ष पास हुआ था? तो 1992 में सेबी एक्ट पास हुआ था। चर्चा में क्यों है सेबी? सेबी ने जितने भी म्यूचुअल फंड उनको कहा है कि एक ऑडिट कमेटी सेटअप की जाए एसेट मैनेजमेंट कंपनी लेवल की। तो हर म्यूचुअल फंड को एक ऑडिट कमेटी सेटअप करनी पड़ेगी, जिसमें कम से कम 3 डायरेक्टर हों और 2 उसमें से क्या होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे। तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी की तर्ज पर ऑडिट कमेटी स्थापित की जाएगी म्यूचुअल फंड द्वारा। 1 अगस्त 2022 से ये इफेक्ट में आ जाएगी, इतना याद रखिएगा। तो हाल ही में सेबी ने कहा है, सेबी की बात कर लेते हैं। सेबी की स्थापना हुई थी 1988 में। बाद में 1992 में सेबी को क्या हुआ? स्टैच्यूटरी पावर मिल गई। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। अजय त्यागी सेबी के हेड हैं, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो दूसरी बार मैं पढ़ा रहा हूँ, रवि मित्तल इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके नए चेयरपर्सन बने हैं। देख लीजिए आप, पहली बात तो ये हैं रवि मित्तल, ये IBBI इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के नए चेयरपर्सन बने हैं, रवि मित्तल। बाकी आपको ये रटने की जरूरत नहीं कि 1986 बैच के बिहार कैडर के ISC। तो रवि मित्तल इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन बने हैं, याद रखिएगा। MS साहू को रिप्लेस किया है रवि मित्तल ने। बात कर लेते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया की। 2016 में इसकी स्थापना की गई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। अभी तक कार्यकारी नॉर्मली यानी एंट्रीम जो है नौरंग सैनी को चेयरपर्सन बनाया गया है, लेकिन रवि मित्तल जो है चेयरपर्सन बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीइमेजिनिंग हेल्थ केयर इन इंडिया थ्रू ब्लेंडेड फिनांस, ये रिपोर्ट किसने रिलीज़ की है? रीइमेजिनिंग हेल्थ केयर इन इंडिया थ्रू ब्लेंडेड फिनांस, नीति आयोग ने ये रिपोर्ट रिलीज़ की है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा रिपोर्ट रिलीज़ की गई है रीइमेजिनिंग हेल्थ केयर इन इंडिया थ्रू ब्लेंडेड फिनांस। नीति आयोग ने बताया है इंडिया का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो ब्रिक्स कंट्रीज़ में सबसे कम हेल्थ केयर पर स्पेंड करने वाला कंट्री है। इंडिया में 65% जो हॉस्पिटल बेड हैं वो 50% पॉपुलेशन द्वारा होस्ट किए जाते हैं, बाकी 35% हॉस्पिटल बेड को 50% पॉपुलेशन द्वारा होस्ट किया जाता है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत जिसको आप कहते हैं, उसका एक सेक्टर, उसका कहना है अगर वो ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाए तो इंडिया में जो बेड
इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म है, पेनिट्रेशन है वो 34% से बढ़कर 50% हो जाएगा। तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कितना है? 34%। इंडिया में 65% पॉपुलेशन के लिए 50% बेड अवेलेबल है और 65% बेड 50% पॉपुलेशन के लिए और 35% बेड अदर 50% पॉपुलेशन के लिए। नीति आयोग ने हाल ही में रीइमेजिनिंग हेल्थ इन इंडिया तो ब्लेंडेड फिनांस रिपोर्ट जारी की है। ये बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समृद्धि इनिशिएटिव भी हेल्थ केयर सेक्टर के लिए लॉन्च किया गया है, वो बात अलग है, आप पढ़ लीजिएगा। ई रूपी प्रीपेड डिजिटल वाउचर, इसकी लिमिट कितनी कर दी गई है? 1,00,000 रुपये, पहले 10,000 थी मेरे ख्याल से। आरबीआई द्वारा ई रूपी प्रीपेड डिजिटल वाउचर, इसकी लिमिट को बढ़ाकर 10,000 से 1,00,000 पर वाउचर कर दिया गया है और ये दोबारा भी यूज़ किया जा सकते हैं, ठीक है। ई रूपी प्रीपेड डिजिटल वाउचर अगस्त 2021 को एनपीसीआई ने डेवलप किया था। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 2008 में की गई थी। पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के बाद उन्होंने ई रूपी प्रीपेड वाउचर लॉन्च किया था, जिसकी लिमिट 10,000 से बढ़ाकर 1,00,000 कर दी गई है। आरबीआई की बात करें, मुंबई में हेडक्वार्टर है, गवर्नर है 25 शक्तिकांत दास। बाकी आपको ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि कल ही हम लोगों ने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टोस सर्जिकिस हाल ही में निधन हो गया, कहाँ से बिलोंग करते थे? तो क्रिस्टोस सर्जिकिस ग्रीस से बिलोंग करते हैं, ग्रीस के प्रेसिडेंट थे। आप देख लीजिएगा एक बार, इमेज इनकी देख लीजिए आप। ये हैं आपके क्रिस्टोस सर्जिकिस, ये ग्रीस के प्रेसिडेंट थे, हाल ही में इनका निधन हो गया। तो ये हैं आपके क्रिस्टोस सर्जिकिस, यहाँ ग्रीस प्रेसिडेंट क्रिस्टोस सर्जिकिस, इनका निधन हो गया एथेंस में। किस वजह से? रिस्पायरेटरी फेलियर। अरे आप ये कहो ना कोविड से मरे हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्रिस्टोस सर्जिकिस हाल ही में निधन हो गया, ग्रीस के प्रेसिडेंट थे। यह आज की वीडियो से क्वेश्चन है। देखिए अब कल मैं वीडियो अपलोड करूँगा, आज बहुत बिजी हूँ मैं। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।